हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार अपने चैनल नेट एजुकेशन पे पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे जो हमने कहा था आप लोगों से कि हम यूजीसी नेट के सिलेबस को समाप्त करने के बाद हम उससे संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन है एवं यूनिट वाइज हम कुछ प्रश्न देंगे और साथ ही हम अपने सिलेबस जो जिसको हमने समाप्त किया है उसको हम पुनः फिर से उसके लिए तैयारी करेंगे और खास करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिट में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई है उनमें से मुख्य चीज़ें ये कुछ ना कुछ होती है जो खास करके एग्ज़ाम व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो उसे भी हम इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हम फिर आपको पेपर वन को लेके आया हूँ, यूजीसी नेट के पेपर वन जो कॉमन है और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा यूनिट वन है उससे संबंधित हम इस वीडियो में आपको सब चीज़ बतलाना चाहता हूँ। खास करके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बतलाना चाहता हूँ जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और हमारे सिलेबस का मेन पॉइंट है। तो हम मुख्य रूप से इसके अंतर्गत अब देखते हैं जो आप लोगों को हमने पीडीएफ भी दिया था पेपर वन के यूनिट वन के लिए, उसी से संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और प्रीवियस क्वेश्चन को हम बतलाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या पॉइंट था, क्या यूजीसी नेट के पेपर वन के लिए यूनिट वन के लिए क्या था हमारा। तो यूनिट वन जो था वो हमारा ये पेपर वन में यूनिट वन जो था वो शिक्षण योग्यता से संबंधित था जो टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम शिक्षण अर्थात टीचिंग, ये शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रकार की कलात्मक, स्वैच्छिक और आभ्यासिक, सामाजिक, रचनात्मक और व्याख्यात्मक, बुद्धिपरक और बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसको हमने डिटेल्स में देखा है। तो हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कहते हैं जो पहले का जो हमारा वीडियो है यूनिट वन से संबंधित उसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लें। साथ ही हम यह आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारे जो चैनल का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में यूनिट वन से संबंधित जो भी वीडियो है उस वीडियो में आप मुख्य रूप से इसको देखिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में ही ये भी रहेगा और यह आपको यूनिट वन का टोटली जो पीडीएफ है जो मेरे टीचिंग प्रोसेस में या मेरे टीचिंग मटेरियल में आता है वो हमने इसको दिया है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के प्रकार क्या हैं? तो इसको देखा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षण के प्रकार को उद्देश्य के आधार पर, उसके बाद स्तर के आधार पर, फिर शासन प्रणाली के आधार पर और स्वरूप के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, व्यवस्थाओं के आधार पर बांट दिया गया है। तो उद्देश्य के आधार पर आप देख सकते हैं कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक और स्तर के आधार पे शिक्षण को स्मृति, अवबोध और चिंतन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बतलाएंगे जो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस यूनिट का अगर एक यूनिट से अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे पास 10 यूनिट है पेपर वन में, तो 10 यूनिट में टोटल 5 क्वेश्चन 10 यूनिट में पूछा जाएगा तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हम पर यूनिट हम 5 इंपॉर्टेंट आपको एक नोट या वीवीआई टिक के रूप में लगाएंगे, उसे आप भी नोट कर सकते हैं अपने पीडीएफ में, क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो इसमें आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, जो शिक्षण के जो प्रकार होते हैं वो स्तर के आधार पे स्मृति, अवबोध और चिंतन होते हैं, अर्थात याद के रूप में, ज्ञान के रूप में और चिंतन के रूप में जो होता है वो हमारा शिक्षण का जो प्रकार है स्तर के आधार पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है शासन प्रणाली के आधार पे। तो शासन प्रणाली में अगर शिक्षण को देखा जाए तो वो निरंकुश होता है, प्रजातांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक होता है। चौथा स्वरूप के आधार पर वर्णन जो है वो निदानात्मक, उपचारात्मक के रूप में है। क्रियाओं के आधार पर जो शिक्षण को बांटा गया है प्रकार, तो प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया के रूप में है। व्यवस्था और औपचारिक, अनौपचारिक और निष्पक्षता के रूप में है, व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को। तो आप सभी ये शिक्षण के प्रकार हैं, शिक्षण किस रूप में होती है उसके प्रकार के बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो जो हम टीचिंग करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या होगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो शिक्षण का उद्देश्य ही है कि हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारा चरित्र का निर्माण अच्छा हो, हमें बौद्धिकता प्राप्त हो, हम विकास की ओर अग्रसर हो, ईश्वरत्व की हमें प्राप्ति हो, सामाजिक विकास हम में हो, सांस्कृतिक विकास और जीविकोपार्जन की हमें कैपेबिलिटी अर्थात क्षमता हो।
तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग। यह शिक्षण के उद्देश्य, एम्स हैं, ये शिक्षण के एम्स हैं। और शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ द टीचिंग की बात करते हैं तो शिक्षण जो होती है वो औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है, जैसे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और संप्रेषण युक्त होती है। ये संप्रेषण होती है जो पढ़ाने के रूप में आप देखते हैं। सामाजिक रूप में होती है शिक्षण, सुधारात्मक और तार्किक रूप में होती है, नैतिक रूप में होती है, विकासात्मक रूप में होती है। तो शिक्षण के और सारे नेचर हैं। मुख्य रूप से नेचर की बात की जाए तो ये फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड कम्युनिकेबल एंड सोशल एंड प्रोग्रेसिव एंड लॉजिक एंड डेवलपमेंट, इस टाइप का ही हमारा शिक्षण का नेचर होता है, जिससे हम शिक्षण की प्रकृति को जानते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा दोस्तों कि शिक्षण की विशेषता क्या है, आखिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो सहानुभूति का होना, प्रगतिशील का होना, उपचारात्मक, दार्शनिक और निर्देशात्मक, निदानात्मक शिक्षण का होना, यही इसकी विशेषता है। क्योंकि शिक्षण जो होगी उसमें सिंपैथी होनी चाहिए, बच्चों के प्रति शिक्षकों में जो सहानुभूति दिखती है और बच्चों को डेवलप करने की जो नीति दिखती है, वो प्रगतिशील की नीति, जो बच्चों में जो समस्या है उसके जो उपचार करने की नीति दिखती है, उपचारात्मक नीति, और जो शिक्षण का मूल आदर्श है, शिक्षण का मूल व्यू है, उस दर्शन को समझने की व्यू। तो इस तरह से शिक्षण की जो विशेषता है वो यही है कि प्रगतिशीलता लाई जाए, सहानुभूति लाना चाहिए, उपचारात्मक थॉट होना चाहिए, और हमारा मूल रूप से ज्ञान होना चाहिए जो दार्शनिक रूप से आपको दिखता है। तो इस तरह से शिक्षण की विशेषताएं ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है। तो शिक्षण के सिद्धांत की जब हम बात करें तो मुख्य रूप से यह कार्य द्वारा होती है। शिक्षण जो है वो रुचि से होती है, उद्देश्य से होती है, चिंतन से होती है, प्रेम से होती है, ज्ञान से होती है। अर्थात शिक्षण के जितने भी सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं अपने पे ही हैं। अर्थात स्टूडेंट अगर कार्य द्वारा रुचिकर है तो उसे कार्य द्वारा सिखाना चाहिए। रुचि, किसी खेल से अगर रुचि होती है तो खेल द्वारा समझाना है। अगर उसमें उद्देश्य है कोई चीज को लेके, कोई इच्छा या कोई शिक्षा प्राप्त करने का खास उद्देश्य, कुछ डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का कुछ खास उद्देश्य हो, तो वह उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। उसमें थॉट है, अच्छी चिंतन व्यवस्था है उसमें, तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। और अच्छी प्रेम से, प्रेम वाली नीति या सप्रेम, वो अगर खुद ज्ञान प्राप्त करने की उसमें जिज्ञासा हो, तो ये सारे प्रिंसिपल हो जाएंगे जो शिक्षण के सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण के चरण क्या है। ये स्टेप्स ऑफ द टीचिंग, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना, सबसे पहले हम शिक्षण के लिए एक योजना बनाएंगे, फिर बच्चे में पूर्व ज्ञान क्या है, नहीं है, या उसके प्रति हमारा क्या ज्ञान है उसे हम जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या सामग्रियां हैं शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए, वो देखेंगे। उसके बाद है हमारे में प्रस्तुतिकरण का क्या तकनीक है, किस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं। फिर है विश्लेषण, विश्लेषणात्मक हमारे में क्या गुणवत्ता है, हम किस शिक्षण को किस तरह से एनालाइज करते हैं या विश्लेषण किस तरह से कर पाते हैं। उसके बाद इवेल्यूशन है, मूल्यांकन, कि हम शिक्षण को कैसा मूल्यांकन करते हैं। और फिर पुनरावृत्ति, जो रिवाइज करते हैं, आज जो हम कर रहे हैं, हमारा पेपर 1 या यूनिट 1 का जो हम पुनरावृत्ति ही कर रहे हैं। तो यह शिक्षण के चरण की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षण के चरण क्या है। तो शिक्षण के लिए आपको एक योजना बनाना है, फिर पूर्व का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, कुछ सामग्री होनी चाहिए, और फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं हम। और इस तरह से हमारा विश्लेषण, मूल्यांकन और पुनरावृत्ति के रूप में शिक्षण के टोटल स्टेप फॉलो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण के सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र की जब हम बात करें तो किस तरह से हमें शिक्षण प्राप्त होता है। तो शिक्षण जो होता है वो सरल से जटिल की ओर धीरे धीरे हम सीखते हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखकर फिर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात शिक्षण के जो सूत्र हैं, जो मेन इसके प्रोसेस बताया जाए तो वो है सरल से जटिल की ओर हम बढ़ते हैं, ज्ञान से अज्ञान की ओर। कुछ बातें जो हमें पता होता है उससे हम फिर कुछ बातें जो हमें नहीं पता है उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ते हैं। फिर पूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हैं, जब हमें कुछ बातें पूर्ण पता रहता है, उसका भी कुछ अंश ऐसा होता है जिसे हम अनभिज्ञ होते हैं, फिर उसकी प्राप्ति करने या उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। निश्चित से निश्चित की ओर, जो ज्ञान हमें अनिश्चितता को स्पष्ट करती है, उसमें ज्ञान के बेस पे फिर और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके उसमें निश्चितता लाने की कोशिश करते हैं। विश्लेषणात्मक, हमारा संश्लेषणात्मक हमारा दृष्टिकोण का विकास होता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हम गतिशील होते हैं। अतः शिक्षण के सूत्र देखा जाए तो ये आप याद मत रखिए, बस आप समझिए
कि शिक्षण जो होता है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है, ज्ञान से अज्ञान की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। ये सारी बातें आपको अध्ययन में पढ़ने में खुद पता चल जाता है कि ये क्या है और क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण के कार्य क्या है। तो शिक्षण जो है वो उसके इम्पोर्टेंट कार्य है कि आपकी समस्याओं का निदान करना, आपकी समस्याओं का उपचार करना और आपके शिक्षण का इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। तो शिक्षण के मुख्य कार्य निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन ही है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि शिक्षण क्रियाओं का महत्व क्या है। शिक्षण क्रियाओं के महत्व की जब हम बात करेंगे तो विशेष रूप से हम देखेंगे कि शिक्षण के क्रिया का जो महत्व है वो बच्चों में शैक्षणिक अनुदेशन की रूपरेखा तैयार करना है, बच्चों को शिक्षा के प्रति जो सही रूपरेखा है उसे बनाना है। उसके बाद अध्यापक और अन्य के साथ व्यवहारिक ज्ञान विकास करना है। और उसके बाद है कि शिक्षण क्रियाओं की समझ विकसित करना, बच्चों में शिक्षण क्रिया की जो समझ है उसे विकसित करना है। उसके बाद है शिक्षण क्रिया की सीखने की दशाओं का निर्माण करना है और शिक्षक से प्राप्त ज्ञान द्वारा अपने कौशल के विकास करना है। सामाजिक संदर्भ में अपने ज्ञान का, शिक्षक से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना है। तो मूल रूप से आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हम जो पढ़ते हैं, शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब हम जो शिक्षा ले रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों आखिर हम शिक्षा लेते हैं, हमारी इसकी क्या उपयोगिता है। तो जो उपयोगिता होगी वही इसका इम्पोर्टेंस होगा। आप इस बेस पे भी इसे समझ सकते हैं, या इसे हम पीडीएफ में देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्रिंट करके याद कर सकते हैं। बस या तो समझिए, याद करिए। अधिकांशतः हम तो यही कहेंगे कि आप पढ़िए कम, अब समझिए ज़्यादा, क्योंकि कब पढ़िए कम समझिए ज़्यादा का संदर्भ यही है मेरा कहना कि अब जो हमारे पास समय है उस समय में हमने तो सिलेबस समाप्त कर लिया है, परंतु सिलेबस समाप्त करने के बाद अब हम गहन रूप से शब्दों का अगर हम अध्ययन करें, शब्दों को समझें, तो हम विशेष रूप से अपने सारे पॉइंट को याद रख सकते हैं। अन्यथा याद करने के चक्कर में अगर रहेंगे कि हमेशा याद करना है याद करना है, तो अधिकांश चीज़ मिसमैच हो जाएगा और हम सही रूप से याद भी नहीं कर पाएंगे और हमारा कौशल या हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा इस तरह से, जहाँ से हम जेआरएफ के लिए रिमूव भी कर सकते हैं। अतः आपको अगर जेआरएफ प्राप्त करना है तो आप याद करने की बात को छोड़कर आप समझने की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसे ही होती रहती है, इसे आपको विशेष रूप से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको समझना है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम की परिस्थितियां क्या होती है, अर्थात किस कंडीशन में अधिगम होता है। तो इसको आप देख सकते हैं कि सांकेतिक अधिगम होता है जो पावलोवियन का अनुबंधन नियम कहलाता है। उसके बाद उद्दीपन का अनुक्रिया होता है जो स्किनर का अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। फिर श्रृंखला अधिगम है जो गेने का शाब्दिक अशाब्दिक अनुबंधन कहलाता है। फिर शाब्दिक सहसंबंध अधिगम है, शब्द के साथों का जो सीखना होता है। फिर भिन्नात्मक अधिगम है। फिर प्रत्यक्ष अधिगम छात्रों के कॉन्सेप्ट पर यह आधारित होता है, जितना छात्र जानता है उसी के आधार पर हम इसे सिखाते हैं। और उसके बाद है अधिनियम अधिगम, अर्थात नियमावली के रूप में, एक नियम के रूप में सीखना। और उसके बाद है समस्या समाधान का अधिगम, मतलब समस्या को समाधान करने के लिए सीखना। तो टोटली इसको देखा जाए तो यह अधिगम की जो परिस्थितियां हैं, कंडीशन जो है, सिचुएशन ऑफ द लर्निंग, तो ये कंडीशन ऑफ द लर्निंग जो है हमारे पास, वो है संकेत के रूप में, उद्दीपन के रूप में, श्रृंखला के रूप में, शाब्दिक के रूप में, भिन्नात्मक अधिगम के रूप में, और प्रत्यक्ष अधिगम या अधिनियम अधिगम या समस्या समाधान अधिगम के रूप में होती है। नेक्स्ट बिंदु है हमारे पास फ्रेंड्स कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती, आखिर क्या आवश्यकता है शिक्षण की। तो शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता है कि शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीन चीजें अगर आपके पास होगा तो आपका बेसिक टीचिंग यही है। आपके शिक्षण के लिए आपके पास एक अच्छे शिक्षक होनी चाहिए, एक अच्छे छात्र होनी चाहिए और एक अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये तीन चीज अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो ये सबसे मौलिक आवश्यकता है टीचिंग के लिए। एक शिक्षक होगा जो किसी छात्र को पढ़ा रहा होगा और उसके पास एक पाठ्यक्रम होगा, एक सिलेबस होगा। तो ये आधारभूत चीजें हैं। स्मिथ, बर्टन और गेज ने भी इस संबंध में कहा है, जो शिक्षण अधिगम की उत्पत्ति है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और अधिगम है, तो इत्यादि इन सारी परिभाषाओं को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अध्येता की विशेषता क्या है। आखिर जो अध्ययन करता है, अध्येता मतलब लर्नर्स, जो सीखता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है। आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है।
तो वो यही हो सकता है कि उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हो। परिवर्तन लाने के लिए जो हम सिखा रहे हैं उसके प्रति बच्चों का एक जो है वो ऐसा संबंध होना चाहिए कि बच्चे भी उसमें क्रिएटिव हो, क्रियाशील हो, बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की भावना हो, बच्चों में विकास करने की भावना हो, बच्चों में खुद शिक्षक के प्रति और अपनी पढ़ाई को लेके प्रेम हो, सहानुभूति हो, शिष्टाचार हो। वंशानुक्रम कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, कुछ संवेग हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ अभिवृत्ति है, कुछ शारीरिक अवस्थाएं हैं। ये सारी चीजें जो है अध्येता में होनी चाहिए। मतलब जो अध्ययन कर रहा है, जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कहा जाएगा, अर्थात अध्येता की विशेषता। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चे जो सीखने आते हैं उसमें क्या क्या होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसके बेस पे आप उसे अच्छे रूप से सिखा सकते हैं या अच्छी तरह से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम वीवीआई के रूप में माने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जेआरएफ 2020 के लिए। तो आप शिक्षण को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, तो आप इसे देखिए कि हमारी पारिस्थितिक परिस्थितियां, विद्यालय की परिस्थितियां और बौद्धिक मनोवैज्ञानिक कारक और शिक्षण कौशल की कमी, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ जो शिक्षण के रूप में संसाधन होते हैं, विद्यालय की परिस्थितियां होती है, बौद्धिक मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, तो ये सारी चीजें प्रभावित करता है कहीं ना कहीं शिक्षण को। तो अच्छे शिक्षण को प्रभावित करने के लिए शिक्षक की गुणवत्ता भी है, शिक्षक छात्रों का क्रिएटिविटी क्रियाशील है, बाल केंद्रित सिलेबस है और परिस्थितियां हैं, विद्यालय की परिस्थितियां हैं। तो ये सारी चीजें प्रभाव डालती है किस पे, शिक्षण पे। यही इसके कारक हैं। नेक्स्ट है जो शिक्षण की विधियां क्या है, तो इसे हमने दो भागों में बांटा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षण की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है शिक्षक केंद्रित विधियां, एक है छात्र केंद्रित विधियां। तो शिक्षक केंद्रित विधियां में आपको व्याख्यान परक विधि, प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि देखने को मिलती है। और छात्र जो है जो शिक्षण के लिए काम करती है वो चर्चा करती है, आगमन निगमन का रूप करती है और प्रोजेक्ट बनाती है। तो इस तरह से शिक्षण की मुख्य दो विधियां मानी जा सकती है, एक शिक्षण केंद्रित जिसमें व्याख्यान प्रदर्शन और ऐतिहासिक विधि है, और एक छात्र केंद्रित जिसमें चर्चा आगमन और प्रोजेक्ट विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक सहायक सामग्री क्या है। तो शिक्षक को वह सामग्री, शिक्षक का वह सामग्री जो शिक्षण में उसे सहायक करता हो। तो शिक्षण की सहायक सामग्री क्या है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर स्पष्ट रूप से हम अपने शब्दों को नहीं कह पाएंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा, तो यह स्पष्टीकरण होना चाहिए। उसके बाद श्रव्य दृश्य संसाधन, जैसे कि आज हम आपके सामने नहीं परंतु हमारी ध्वनि आवाज और ये पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है, जो आपको श्रव्य और दृश्य सामग्री के रूप में है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान के साक्षात्कार करने के लिए उपयुक्त है। तो ये चीजें होती है जिसके आधार पे आप, यह सहायक सामग्री है जिसके आधार पे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं या शिक्षण में आपको यह मदद कर रही है। नेक्स्ट है अधिगम का अनुभव, एक एक्सपीरियंस होती है सीखने का, जो सीखने और सिखाने का, ये भी होनी चाहिए। और प्रेरणा उद्दीपन की बात होती है, जो प्रेरणात्मक उद्दीपन होनी चाहिए शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में, वो भी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में श्रव्य दृश्य सामग्री, स्पष्टीकरण, अधिगम, अनुभव इत्यादि ये सारी चीजें होती है। जिसमें शिक्षण सहायता प्रणाली के स्वरूप की बात की जाए तो शिक्षण में मूल्यांकन का विशेष महत्व है, जो बच्चों की क्षमता को बतलाती है। तो मूल्यांकन भी शिक्षण सहायक सामग्री का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, अर्थात जो इवेल्यूशन किया जाता है बच्चों का, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि आपने जो स्वयं, जो आपने खास निर्धारित एक उद्देश्य प्राप्त करने की चेष्टा की थी, एक लक्ष्य रखा था, उसे आप प्राप्त किए कि नहीं, इसकी जानकारी लेना। शिक्षकों और छात्रों के बीच जो शैक्षिक क्रियान्वित या ये व्यवस्था है ये सही है कि नहीं, शिक्षक की योग्यता ठीक है कि नहीं, बच्चे में क्रियाशीलता है कि नहीं, बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है नहीं, बच्चों में कुशलता का विकास हो रहा है नहीं, या अध्ययन वह सही रूप से कर रहा है नहीं। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है मूल्यांकन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमने वीवीआई के रूप में रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे हमने माना है। तो मूल्यांकन के जो टाइप्स ऑफ द इवैल्यूएशन है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो मूल्यांकन के प्रकार जो है, एक परिमाणात्मक या परिणामित रूप में है, और दूसरा जो है गुणात्मक और अप्रमाणित जांच के रूप में। तो ये परिमाणात्मक रूप में जो है, तो परिमाण में अर्थात एक मात्रा के रूप में कैसा गुणात्मक, एक ओरल टेस्ट होगा, ऐसे टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, अचीवमेंट टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट जो हैं वो एक परिणाम को बतलाता है। इवैल्यूएशन के अंतर्गत एक परिणाम नहीं परिमाण को बतलाता है।
तो मूल्यांकन के जो परिमाणात्मक प्रकार हैं वो आपको मौखिक अर्थात ओरल टेस्ट, एजी, निबंधात्मक जांच, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट, उपलब्धि परीक्षा, अचीवमेंट टेस्ट के रूप में मानी जाती है। अब आ जाइए, दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसके गुणात्मक या अप्रमाणित जांच क्या है। तो इसके अंतर्गत आप जो है एटीट्यूड या पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं, इसका मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं, असेसमेंट टेस्ट हो सकता है, और कॉमुलेटिव रिकॉर्डिंग टेस्ट हो सकता है अर्थात संचित अभिलेखों की परीक्षा हो सकती है, अधिन्यास की परीक्षा हो सकती है, बुद्धि परीक्षा हो सकती है, निदानात्मक परीक्षा हो सकती है। तो ये सारे उसकी गुणवत्ता में अंतर अर्थात गुणात्मक दृष्टिकोण से जो होगा वो गुणात्मक मूल्यांकन होगा, और जो कोई मात्रा बता रहा होगा, कोई मात्रा को स्पष्ट करेगा, वो ओरल टेस्ट, जैसे कि नंबर आया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं यूजीसी नेट में, उसे एक नंबर प्राप्त होता है, तो एक प्रकार का मात्रात्मक टेस्ट। परंतु इंटरव्यू के समान अगर आपके व्यक्तिगत या पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पूछता है तो वो जो है वो एक प्रकार का अभिरुचि टेस्ट या एटीट्यूड पर्सनैलिटीज टेस्ट के रूप में माना जाता है। कहीं ना कहीं आपकी गुणवत्ता को स्पष्ट करने की बात करती है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द JRF 2020। इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मूल्यांकन में जो है वो जांच के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखते हैं, आकलन करने चाहिए। परिणात्मक परीक्षा इसे कही जाती है। तो गुणात्मक में गुणवत्ता के आधार पे और परिमाणात्मक में मात्रा के आधार पे जो मूल्यांकन होता है वही हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि मूल्यांकन के तत्व क्या है, अर्थात मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है मूल्यांकन के। तो मूल्यांकन के तत्व की जब हम बात करते हैं तो ये मानसिकता का मूल्यांकन, भावना का मूल्यांकन, संवेगों का मूल्यांकन, स्तरों का मूल्यांकन, नैतिक विकास का मूल्यांकन, छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन, बच्चों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन। इस तरह से ये जो 6 पॉइंट दिया हुआ है मुख्य रूप से मूल्यांकन के तत्व है, और इसे आप पूर्व से ही इससे अवगत होंगे कि मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस किस चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, वही मूल्यांकन का तत्व हुआ। अर्थात नैतिक का, उसके गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, कि भावनात्मक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, कि मानसिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, विषयों के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है, इत्यादि इत्यादि जो भी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोठारी आयोग के शब्दों में भी मूल्यांकन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न आधारित क्रेडिट सिस्टम जो है ये भी इवेल्यूशन को, अच्छे इवेल्यूशन को स्पष्ट करता है। ये ग्रेडिंग सिस्टम जो खास करके इग्नू या ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा चलाई जाती है, और ये कहीं ना कहीं मूल्यांकन के अच्छे फैक्टर को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा यूनिट 1 जो है जो मुख्य रूप से हमारा यही है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और विद्यार्थी की विशेषता क्या है, किशोरावस्था में कैसा शिक्षण होना चाहिए, और प्रभावी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और शिक्षण के सहायक सामग्री क्या है, जिसमें ICT का भी बहुत उपयोग है जो श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में है। मूल्यांकन के क्या प्रणाली है, मूल्यांकन का क्या स्वरूप है, इसे हम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपके पास इंग्लिश में और हिंदी में एक सिलेबस के रूप में प्रिंटेड होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने देखा कि टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ द टीचिंग, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, जिसको हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जब हम स्तर के आधार पे हम जब करेंगे शिक्षण के प्रकार को तो वो देखेंगे कि स्मृति, अवबोध और चिंतन के रूप में होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 पॉइंट, दूसरा शिक्षण के उद्देश्य 2, और तीसरा पॉइंट है हमारा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट है हमारा कि मूल्यांकन, टाइप्स ऑफ द इवोल्यूशन, ये चौथा पॉइंट है, और पांचवा पॉइंट है हमारा कि मूल्यांकन के तत्व। तो ये पांचों जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके JRF के लिए, इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब तो हमने क्लास बतलाया था आप लोगों को, जो इसके संदर्भ में जो वीडियो बनाकर दिया था वो तो स्पष्ट रूप से बता दिया। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो यूनिट 1 के पेपर 1 के यूनिट 1 को स्पष्ट करती है, जो 2015, 16 और 17, 18 से लेकर हमने इसे तैयार किया है। फ्रेंड्स इसमें 5 क्वेश्चन हम लिए हैं, जो 5 क्वेश्चन मुख्य रूप से आपको कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करके बताएगी जो किस तरह से हमारा यूनिट 1 पढ़ने से हमारा ये टॉपिक या इससे संबंधित जो प्रश्न है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो आप इसे विशेष रूप से देखिए। एट फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से
कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, मतलब यह पूछा जा रहा है कि शिक्षण को क्या प्रभावित नहीं करता है। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अनुभव, सीखना, तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया और टीचर का अनुभव तो प्रभावित करता है। दूसरा है कि शिक्षक का ज्ञान, ये भी प्रभावित करता है, शिक्षक का जैसा ज्ञान होगा वैसा ही बच्चे प्रभावित करता है। तीसरा है कक्षा की गतिविधियां जो सीखने में उसे प्रोत्साहित करती है, तो ये भी प्रभावित करता है क्योंकि स्कूल की गतिविधियां, स्कूल का कंडीशन प्रभावित करता है। चौथा है शिक्षक और विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, हाँ ये प्रभावित नहीं करता है। शिक्षण को ये प्रभावित नहीं करता है कि टीचर कितना अमीर गरीब है या बच्चे कितना अमीर गरीब है, तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि निम्न में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है, तो मूल्यांकन करना है या जानना है या समझना है या विश्लेषण करना है। आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब भी आपको ज्ञान की बात होगी कि ज्ञान संबंधित जो योग्यता होगा, तो ज्ञान को आप कब समझिएगा, ज्ञान को समझने के लिए आप में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ज्ञान को समझने की जो योग्यता है, उच्चतम योग्यता है, वह कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना है। जब आप मूल्यांकन करिएगा तभी आप ज्ञान की उच्चतम योग्यता को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मूल्यांकन करना, क्योंकि मूल्यांकन के बेस पे ही आप किसी की ज्ञान की योग्यता को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उपलब्धि, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। यह उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है। उपलब्धि जो होता है तो वो उसका जो परीक्षण होता है वो किसके द्वारा होता है। यह शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा का मूल्यांकन के लिए होता है, कि किसी विशिष्ट काम के लिए होता है, कि किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए होता है, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो विशेष रूप से आप देखिए कि कभी भी जो आप कुछ सीखते हैं तो उसकी जो आप उसका प्रयुक्त करते हैं, तो सीखने की मात्रा क्या है उसके मूल्यांकन के लिए आप उपलब्धि का परीक्षण का उपयोग करते हैं। किसी के भी उपलब्धि, जैसे हमने आपको कुछ पढ़ाया बताया, तो आप में कितना आया, ये बात कितनी समझ में आई, इसकी उपलब्धि जांच के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 नंबर इसका आंसर होगा कि शिक्षण के पश्चात हम यह सीखने की मात्रा का मूल्यांकन के लिए हम उसके उपलब्धि का परीक्षण करते हैं। यह आपका 2016 का शायद क्वेश्चन है, 2015 और 16 का क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18 का मिक्सअप क्वेश्चन हम लिए हैं, उसे आप यूनिट 1 का सब क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कैसे अनुसंधान के सारांशों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। तो सामान्यीकृत करना है मतलब कैसा रिसर्च है जिसको आप सामान्यीकृत नहीं कर सकते हैं, तो यह कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान है, या ऐतिहासिक अनुसंधान है, या वर्णनात्मक अनुसंधान है, या प्रायोगिक अनुसंधान है। तो मुख्य रूप से इसमें ये आंसर होगा हमारा कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो है, जो इतिहास से पूर्व की घटनाओं के द्वारा जो हमने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हम कोई सामान्यीकृत उसमें कोई चेंज या बदलाव नहीं कर सकते। तो एक प्रकार का ऐसा अनुसंधान एक ऐतिहासिक अनुसंधान है जो सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। बाकी कारण और तुलना को समान रूप में आंका जा सकता है, वर्णन को भी समान रूप में आंका जा सकता है, प्रयोग को भी समान रूप में आंका जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट से, वो है 5वां क्वेश्चन कि शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में क्या है। आखिर क्या है जिसके द्वारा शिक्षक जो है वो टीचिंग देने के बाद वो अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी कौन सी तकनीक है जो शिक्षक के द्वारा की जाती है। इसको आप टाइप्स ऑफ द टीचिंग में भी देख सकते हैं, शिक्षण के प्रकार में। तो वहाँ हमने पढ़ा भी था कि व्याख्यान विधि जो है वो भी शिक्षक के द्वारा होती है, सामूहिक कार्य विधि जो होती है वो बच्चों के द्वारा होती है, पारस्परिक क्रिया के आधारित व्याख्यान जो होता है ये भी बच्चे और शिक्षक दोनों को सम्मिलित रूप से होती है। तो 4 में जो है ये सभी, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण द्वारा जो अध्यापन किया गया है उसके उपयोग में लाने वाली तकनीक यही सारी है। तो ये सारी चीजें हैं, व्याख्यान भी है, सामूहिक कार्य भी है, पारस्परिक क्रिया भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग में लाई जाती है, और ये सारे तकनीक बच्चे को अच्छे शिक्षण प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यूनिट 1 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो भी देखा, रिवाइज भी किया, और
वर्ष 2015, 16, 17, 18 में पूछे जाने वाले यूनिट 1 से संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसे भी हमने स्पष्ट रूप से आपको दिखलाया है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर 1 के यूनिट 1 कंप्लीट माना जाता है। रिवाइज के रूप में आप विशेष रूप से इसे आप देख सकते हैं और ये पीडीएफ में भी आपके पास होगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप पीछे के लिंक भी आप देख सकते हैं जो इस वीडियो से संबंधित है और हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ये दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं इन सारे वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।